साल भर हम लोगों को इसकी प्रतीक्षा रहती है और मैं जानता हूं कि शहर में बहुत सारे रंग प्रेमी हैं, उन सभी को इंतजार रहता है इस तरह के उत्सवों का। ये कुछ मामलों में ऐतिहासिक है। 1961 में विवेचना की स्थापना हुई थी। शहर के प्रबुद्ध ज्ञानी गुणीजनों ने मिलकर उस समय फैली हुई सांप्रदायिक हिंसा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक वैचारिक संगठन बनाया था, विवेचना, और वो अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल रहा। लगातार एक नियत समय पे शहर के सारे बुद्धिमान संभ्रांत लोग, संवेदनशील लोग बैठते थे, विचार करते थे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकला करती थी। हरिशंकर परसाई जी, हनुमान वर्मा जी, जस्टिस तामनकर, बहुत सारे लोग थे। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और 1974 में कुछ युवा लोगों का साथ इनको मिला और वहां पर नाटकों की परंपरा शुरू हुई। और पहला नाटक जो हुआ, जैसे हम लोग उस सफर को शुरू हुए, इस साल पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं। और उस समय अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बाल, बेल बॉटम पहनने वाले, चौड़े पट्टे का बेल्ट लगाने वाले जो युवा लोग थे, उनमें से बहुत से आज भी इस ऑडिटोरियम में हमारे साथ मौजूद हैं, जो सतत उसके साथ चलते रहे हैं। राजेंद्र दानी जी, नवीन चौबे जी, तपन बनर्जी साहब, अरुण पांडे जी, हिमांशु राय जी, ये संस्कार धानी के वो लोग थे जिन्होंने अपने कंधे पर रंगमंच का ये बोझ उठाया और उसे यहां तक लेकर आ गए, और ये एक बहुत बड़ी परंपरा बन गई है जो चल रही है। इस वर्ष कुछ दुखद प्रसंग भी हमारे साथ हुए। हमारे 3 बहुत अच्छे दिल से जुड़े हुए साथी हमें छोड़कर लंबे सफर पर चले गए। हमारा ये नाट्य समारोह उन तीनों साथियों को और भी बहुत सारी गणमान्य हस्तियां जो अपना इस संसार का कर्तव्य पूरा करके परलोक चली गई, उन सभी को समर्पित है। आदरणीय स्वर्गीय आलोक चटर्जी, देश के सुविख्यात रंगकर्मी, जो विवेचना रंगमंडल से ही, विवेचना से ही निकले थे। अरुण पांडे जी उनको 1987 में लेके आए थे, जब वो युवा थे, साइंस कॉलेज के समय से। आदरणीय काशीनाथ शर्मा जी, प्रखर पत्रकार, निर्भीक जनवादी सोच के, उनका भी विवेचना को बहुत तगड़ा साथ हमेशा से मिलता रहा। और हम सबका प्यारा युवा साथी जो मात्र 50 वर्ष की उम्र में हमें छोड़कर चला गया, गजनीश वैद्या, जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम करने लगा था। यकीन मानिए कि इस साल हम लोगों को थकान कुछ ज्यादा है, क्योंकि हमारे हिस्से के बहुत सारे काम गजनीश मुंबई से आके फेस्टिवल के दौरान कर लिया करता था। उसकी कमी हम लोग बहुत ज्यादा गहराई से महसूस कर रहे हैं। तो ये कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ दुख भरी, कुछ अच्छी बातों से सजा हुआ ये समय, और इस संध्या को प्रारंभ करने के लिए हम बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहते हैं आदरणीय राजीव गुप्ता जी, महासचिव केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को, यहाँ पर हमारे अध्यक्ष श्री नवीन चौबे जी को और हमारे संरक्षक एडवोकेट उदयन तिवारी जी को कि कृपया वे यहाँ पर मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन कर इस संध्या का शुभारंभ करें। कार्यक्रम जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसमें विलंब ना हो, मैं घोषणा करता हूँ कि विवेचना रंगमंडल का ये 4 दिवसीय कार्यक्रम अब प्रारंभ होता है। धन्यवाद। सभी अतिथियों से निवेदन है कि वे आसन ग्रहण करें। पर पाजेब न भीजे,
इसके लेखक हैं श्री सत्यनारायण पटेल। नाट्य रूपांतरण, गीत एवं धुन अलंकृति श्रीवास्तव। परिकल्पना एवं निर्देशन प्रगति विवेक पांडे। बंजारा बांध नामक एक बांध के पीछे एक लोक कथा है। एक बंजारा था जो विशेष रूप से नमक का बड़ा व्यापारी था। एक मेले में बंजारा एक खूबसूरत बंजारन से मिला और उससे प्यार कर बैठा। वो उसे शादी का प्रस्ताव देता है, लेकिन घमंडी बंजारन एक शर्त रखती है कि वो तभी शादी करेगी जब बंजारा नदी पर ऐसा बांध बनाएगा जिस पर सिर्फ बंजारन के तलवे भीजेंगे लेकिन पायजेब नहीं। नाटक प्रेम और समर्पण की शक्ति को दर्शाता है जो सभी असंभव को संभव बना देता है। तो लीजिए आप एक किस्सा है जी। किस्सा क्या, हकीकत ही है। कल की हकीकत आज का किस्सा और आज की हकीकत कल एक किस्सा। किस्सा 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 घूंगर जोड़ के जो पाजेब बने, लम्हा लम्हा जोड़ के बन जाए किस्सा। किस्सा तैयार किया, फिर झटके साथ तैयार किया, फिर झटके साथ तैयार किया। धागा धागा जोड़ के चुनर बने, लम्हा लम्हा जोड़ के बन जाए किस्सा। धागा धागा जोड़ के जो चूनर बने, लम्हा लम्हा जोड़ के बन जाए किस्सा।
आज के जैसे ये देश नहीं हुआ करते थे। तब देश का मतलब हुआ करता था क्षेत्र। जैसे आज भी जब मालवा में निमाड़ के लोग आते हैं और काम धंधे के बाद वापस जाते हैं तो क्या कहते हैं? ओ भाया, हम तो चले अपने देश। ऐसे ही तब मालवा भी एक देश था, निमाड़ भी एक देश और झाबुआ भी एक देश। हर क्षेत्र जिसकी बोली बानी अलग, खान पान अलग, रहन सहन अलग, वो एक अलग देश। तब भी एक देश से दूसरे देश काम धंधे की खातिर जाते तो थे लोग, मगर किसी पासपोर्ट वीजा की जरूरत ना होती। जरूरत थी तो बस इतनी कि आता हो काम धंधा और व्यापार व्यवसाय की हो इच्छा। जहाँ जाते वहां की बोली बानी भी ऐसे झट से सीख लेते ताकि काम धंधा आसान हो जाए। और बस ऐसे ही चलता था व्यापार व्यवसाय। उन दिनों बड़े बड़े मेले लगते, बड़े बड़े हाट भरते और उन मेलों में इधर उधर अलग अलग जगह की संस्कृति, बोली बानी सब घुलती मिलती और लोगों में दोस्ती, प्रेम और ना जाने ऐसे कितने तो रिश्ते पनपते जी। होता तो ये सब आज भी है, बस जरा स्वरूप बदल गया। जैसे जैसे वही विकास की गंगा, खान पान, बोली बानी, रहन सहन सब में बदलाव शुरू हुआ। बरस बीतते रहे, बदलाव जारी रहा। गांवों का कस्बों में, कस्बों का शहरों में और शहरों का शायद जंगल में बदलना जारी रहा। अपना किस्सा भी उसी किसी जमाने में शुरू हुआ। जाने कितने तो लोगों ने सुनाया। लोग बदले, समय बदला, कहने का ढंग बदला, तो जरूर किस्से में भी कुछ ना कुछ बदलाव तो आया ही होगा। फिर भी आज जब सुना तो ऐसा ताजगी भरा लगा कि सुनाने को जी ललचा उठा। दरअसल किस्सा एक नहीं, किस्से हैं दो। और पहला किस्सा है कुछ यूं। किस्सा किस्सा कि दूर कहीं एक गांव में एक बंजारा रहता था तो वो बंजारा ही, पर उसकी कद काठी गजब की ऊंची और तगड़ी, आकर्षक भी। सांझ सरी के उसके गालों पे डूबते सूरज का ललछापन दमकता, आंखें हल्की नीली और भूरी। बोलता हंसता तो सफेद झकदार बादामी मसूड़ों में एकदम जमे नजर आते। अपना बंजारा था व्यापारी, और व्यापारी भी ऐसा कि जहां वो रहता उसके आसपास के 8-10 गांवों के लोगों की जरूरत का सामान शेर पुसी के पास मिलता। तो व्यापार व्यवसाय भी अच्छा चलता था उसका। यूं तो उस इलाके का राजा भी एक बंजारा ही था। वहां बंजारों की बहुत घुमंतू टोलियां थी, कबीले थे, पर जरूरी नहीं कि सब लोग राजा को जानते ही हो। लेकिन चिमनी लेके ढूंढने पे भी ऐसा कोई ना मिलता जो अपने बंजारे को ना जानता हो। वैसे अपना बंजारा तो पहले ही से बहुत ठावा था, मने जाना माना। बात यूं थी कि उसका पैतृक काम ही था ना व्यापार व्यवसाय। वो अपने व्यापारी माता पिता की इकलौती संतान था। उसके माता पिता ने देश देश घूम घूम के खूब धन दौलत इकट्ठी की। उसके लिए बड़ा घर बार बनाया, पैसा कौड़ी रख छोड़ा, नौकर चाकर रख छोड़े और बंजारे को भी व्यापार व्यवसाय सिखा दिया। और जब बंजारा होशियार हो गया और माता पिता जरा बुजुर्ग हो गए तो माता पिता एक लंबी तीर्थ यात्रा पे निकल गए। माता पिता जो तीर्थ यात्रा पे निकले तो फिर कभी न लौटे। बंजारा
बरसों बरस उनकी राह देखता रहा, उदास रहा। फिर जैसा होता है जी, काम धंधे में जुटा तो अपनी सारी उदासी भी भूल गया। अपना बंजारा ना बाकी चीजों के साथ नमक का भी बहुत बड़ा व्यापारी था। बाकी चीजों में तो उसे खूब मुनाफा होता, पर नमक में हमेशा ही घाटा होने की संभावना बनी रहती। और घाटे की वजह थी एक नदी। बात यूं थी कि नदी को पार किए बगैर कोई भी सामान यहाँ से वहां ले जा नहीं सकता। बाकी सब सामान तो ठीक ठीक आ जाता, अगर भीग भी जाता तो बंजारा सुखा के बेच देता। लेकिन जब उसके यहाँ काम करने वाले गधों पे लदा नमक लेके नदी पार करते ना, तो इतना नमक नदी में गल के बैठ जाता कि नदी का पानी तो खारा हो जाता। और बंजारा बेचारा उस बहे हुए नमक का घाटा बचे हुए नमक को ऊंचे दामों पे बेच के पूरा करता भी क्या जी, नमक है ही बड़ी ताकतवर चीज। नमक का खेल है सब भाई भाई भाई, नमक का खेल है। नमक से और का स्वाद आता है, नमक से दिल भर याद आता है। नमक से दिल भर याद आता है, नमक से दिल भर याद आता है। मीठा भी तो नमक के बाद आता है, नमक से जहाँ का पसंद आता है। नमक से जहाँ का फसाद आता है, नमक से जहाँ का फसाद आता है। आँखों में भी नमक से बन के रुलाई आई। नमक का खेल है सब भाई भाई भाई, नमक का खेल है। नमक का खेल है सब भाई भाई भाई, नमक का खेल है। अपने पति को वाहवाही देता है, अपने पति को वाहवाही देता है। खेले जो इसे उसे तबाही देता है, तन से बहे तो आही देता है। तन से बहे तो आही देता है, तन से बहे तो आही देता है। नमक की सौजन कितनों ने खाई खाई। नमक का खेल है सब भाई भाई भाई, नमक का खेल है। नमक का खेल है सब भाई भाई भाई, नमक का खेल है। तो जब 8-10 गांवों के लोग बंजारे के यहाँ सौदा लेने आते ना, तो नमक के दामों को लेके हमेशा किच करते। बंजारा बेचारा करता भी क्या बोलो। अब नमक घाटे पे तो बेचने से रहा, लेकिन ये नमक के बड़े दामों के कारण उसकी खूब बदनामी होती। लोग उसे बहुत भला बुरा कहते, बद्दुआ देते, जाने क्या क्या कहते। बंजारे के पास बड़ा घर-बार था, पैसा कौड़ी था, नौकर चाकर थे। तब भी बेचारा कुंवारा था ना, उसकी उम्र शादी जोग थी और वो शादी करना भी चाहता था। लेकिन ये जो नमक के बड़े दामों को लेके उसकी बदनामी हुई ना, तो कोई उसे अपनी बेटी देना ही नहीं चाहता। वो समय और था जी, लोग पैसा कौड़ी से ज्यादा ईमान और इंसानियत को तवज्जो देते थे तब।
बेचारा जब किसी की शादी होते देखता ना तो बहुत उदास हो जाता। सोचता क्या करूं, कैसे कम दाम पे नमक उपलब्ध कराऊं, या फिर ये नमक का व्यवसाय ही बंद कर दूं तो, या गांव छोड़ के नदी पार किसी दूसरे गांव बस जाऊं तो। लेकिन यहाँ इतना बड़ा घर बार छोड़ के जाऊंगा कैसे? यहाँ तो इतना बड़ा घर बार कोई खरीद भी ना पाएगा। फिर कैसे ये सब छोड़ के नदी पार दूसरे गांव बस जाऊं? तो क्या मेरे माता पिता की वंश बेल मुझ तक ही आके रुक जाएगी? मैं उनके वंश को आगे कैसे बढ़ाऊंगा? यही सोच के थोड़े दिन उदास रहता, फिर व्यापार व्यवसाय में लगता तो धीरे धीरे उदासी छट जाती। लेकिन कोई मिलता ना तो पूछता जरूर कि कैसे कम दाम पे नमक उपलब्ध कराओ। एक बार उसे एक बूढ़े ने सलाह दी, अरे सुन, तो नदी पे एक बांध बना, बांध बन जाएगा तो गधों पे लदा नमक क्या, गधों के पैरों के खुर भी ना भीगेंगे। नमक भीगेगा नहीं तो गलेगा नहीं, गलेगा नहीं तो बहेगा नहीं, और बहेगा नहीं तो तू वाजिब दाम पे बेच सकेगा। फिर कोई तुझे भला बुरा ना कहेगा, कोई बद्दुआ ना देगा, और कोई न कोई तो अपनी बेटी तुझसे ब्याह ही देगा। बंजारे को जी बूढ़े की बात जच गई। उसने छोट नदी पे एक बांध बनाया। बांध बंजारा बांध के नाम से जाना जाने लगा। बांध बनवाने के बाद बंजारे की शादी हो गई और वह सुखपूर्वक रहने लगा। क्या किस्सा खत्म? देखो जी, यदि यही सही मान लेना तो किस्सा यहाँ खत्म, लेकिन ऐसा है नहीं। बंजारे ने बांध बनवाया तो, लेकिन नमक लदे गधों के लिए नहीं, और उसे बांध बनवाने की सलाह भी किसी बूढ़े ने ना दी थी। बंजारा बांध की ऊपरी कथा से अलग ज्यादा प्रामाणिक और लोकप्रिय किस्सा आप सुनिए। किस्सा किस्सा एक बंजारा जो था नमक का बहुत बड़ा व्यापारी, व्यापार के लिए दूसरे देश जाया करता। एक बार वो एक मेले में गया। मेले में थी कई दुकानें। बंजारे की दुकान के ठीक सामने थी एक बूढ़े बंजारे की दुकान, और उसकी थी एक बहुत खूबसूरत लड़की। वो मेले का पहला ही दिन था जब बंजारे की नजरें बंजारन की नजरों से उलझ गई। वो तो उस पे ऐसा लट्टू हुआ कि भवरा भी लजाने लगा। अब उसका मन व्यापार व्यवसाय में बिल्कुल ना लगता। आप ही बोलो, लगना चाहिए क्या? अब तो उसकी नजरें हमेशा सामने की ओर टिकी रहती, जहां बंजारन व्यापार में अपने बूढ़े पिता की मदद कर रही होती। हालांकि नौकर चाकर भी नजरों के खेल को समझ गए, और वो भी फुर्सत के समय में खेल देख के हंस बोल लेते। इस बीच दोनों दुकानों से खरीदारों का आना जाना जारी रहा। नमक खरीदने वाले जब बंजारे की दुकान पे जाते तो उसके नौकर चाकर अब सब मोल भाव करते, और जब जेवर खरीदने वाले बंजारन की दुकान पे जाते ना तो उसके पिता और नौकर चाकर ही सब संभालते। हालांकि चलती नजरों के खेल को तो बूढ़े ने भी भाप लिया, पर कुछ कहा नहीं। सोचा जवान छोरी है, शादी की उम्र है, मैं तो व्यापार व्यवसाय में ऐसा उलझा कि छोरी की उम्र का ख्याल ही ना रहा। अच्छा है, सामने वाला भी व्यापारी है, पहनावे और नाक नक से बंजारा ही लगता है, देखने में भी अच्छा खासा है। अच्छा है,
छोरी को पसंद आ जाए तो दोनों की शादी करा देंगे। मेले के दिन पे दिन बीतने लगे। अब तो दोनों के बीच में बातचीत भी होने लगी। दोनों साथ साथ मेले में घूमते, मन की बातें करते। प्रेम दीवाने जो भये, मन भयो चकनाचूर, छके रहे घूमत फिरे, सहजो देखी हजूर। फिर एक दिन जब मेला समाप्त होने को आया, सब अपनी अपनी दुकानें समेटने लगे, कुछ तो जाने भी लगे, तो बंजारे ने बंजारन से कहा, सुनो, मैं तुमसे बेहद प्रेम करने लगा, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बंजारे ने यह बात अकेले में न कही, बल्कि उसके बूढ़े पिता की मौजूदगी में कही। बंजारन के पिता भी सुन के मन ही मन खुश हुए। वो बूढ़े जरूर थे पर दकियानूस ना थे, और ना तो अपनी मर्जी अपनी बेटी पे थोपना पसंद था उन्हें। उन्होंने सोचा छोरी होशियार है, जो भी जवाब देगी सही होगा, उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। बंजारन ने पहले तो अपने पिता की ओर देखा, उनके चेहरे पे भरोसे की चमक थी। फिर वो बंजारे की ओर मुड़ी और बोली, सुन बंजारे, इतने दिन अपने बीच जो कुछ भी हुआ, उसकी मधुर स्मृति अपने मन में रख और शादी का ख्याल भूल जा। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा। मुझे तो नींद में भी तुम्हारी घुंघरियों की आवाज सुनाई पड़ती है। तुम्हारा चेहरा, ये मत्स्य आंखें सदा ही मेरी आंखों में बसी रहती है। वो सब तो ठीक है बंजारे, फिर भी मैं तेरे साथ तेरे गांव नहीं चल सकती, क्योंकि तू रहता है नदी के उस पार और मैं इस पार। तेरे गांव जाने के लिए नदी चल के पार करनी पड़ती है, और मैं भीगते हुए नदी पार नहीं करना चाहती। यदि तू मुझसे शादी करना ही चाहता है तो तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर। अरे बंजारे, इतना उतावला ना हो, पहले मेरी पूरी शर्त तो सुन ले। शर्त यह है कि तुझे नदी पे एक बांध बनाना होगा, और बांध भी ऐसा बने कि जिसमें पत्थर तो भीगे पर पाजेब ना भीगे। जो तू ऐसा बांध बना सका तो मैं खुशी खुशी तेरे साथ चलूंगी, तुझसे शादी भी कर लूंगी। और जो बांध को पार करते वक्त मेरी पाजेब भीग गई तो जहां भीगेगी उससे एक कदम भी आगे ना बढ़ाऊंगी, वापस अपने मेके लौट आऊंगी। यदि तुझे शर्त मंजूर है तो बोल, वरना शादी का ख्याल भूल जा। बंजारे को तो जी बंजारन के सिवा कुछ सूझ ही ना रहा था, तो उसने तुरंत बांध बनवाने की हामी भर ली। लेकिन नौकर चाकरों का दिमाग तो चकरा गया। अरे ऐसा बांध बनेगा कैसे जिसपे पत्थर तो भीगे पर पाजेब ना भीगे? बांध पे पानी का क्या भरोसा जी, कभी कम तो कभी ज्यादा। चिंता में तो बंजारा भी पड़ गया।
आखिर ऐसा बांध बनेगा कैसे? उसका दिमाग दर बदर भटकने लगा। बंजारन के बिना तो उसे एक एक पल 100 बरस के समान जान पड़ता। अपने प्रण को पूरा करने में उसके प्राण सूखने लगे। प्रेम प्रेम सबको कहे, कठिन प्रेम की फांस, प्राण तरफ ही निकरे नहीं, केवल चलत सांस। आने जाने वाले भी जब बंजारे की ऐसी हालत देखते ना तो कहते, अरे ना हो प्राण तो ना हो पूरा, प्राण के पीछे प्राण देने की क्या जरूरत है? अरे ना बने वैसा जैसा बंजारन ने चाहा तो ऐसा तो बनी जाएगा कि जब नमक लदे गधे लेके निकलेगा बंजारा तो नमक गल के बहेगा नहीं। बंजारा सुन तो सभी की रहा था जी, लेकिन उसके ज़हन में तो एक ही धुन सवार थी कि जल्द से जल्द वो बांध बनवाए जिस पे चल के बंजारन घर आए। इधर बंजारे के प्रण और बंजारन की शर्त की खबर आसपास के सब गांव में फैल गई। फुर्सत के क्षण हो या ना हो, लोगों की जुबान पे तो बस बंजारा और बंजारन की ही बात। कुछ लोग तो ऐसा अनोखा बांध देखने को ललचाने लगे और कुछ लोग बंजारन को कुछ लोग तो हंसी मजाक में कहते, अरे मैं तो वो पाजेब देखना चाहता हूँ। कैसी होगी वो पाजेब जिसके लिए बंजारन ने बंजारे जैसे व्यापारी के सामने ऐसी शर्त रखी? ऐसी पाजेब को जिन पैरों ने पहना होगा वो पैर कैसे होंगे? और जिसके पैर ऐसे होंगे वो बंजारन कैसी होगी जी? छोरे कहेंगे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा ना जी, और बंजारे का प्रण भी दिन पे दिन दृढ़ पे दृढ़ होता गया। और एक दिन उसने बांध बनवाने का काम शुरू करवा दिया। ना यूं कहे कि उसने बांध बनाना शुरू किया। वो बंजारा जो बचपन से ही 40-50 नौकर चाकरों से घिरा रहता, जिसने कभी एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लाके ना पिया, वो आज खुद अपने हाथ से ईंट पत्थर ढो ढो के बांध पे मजदूरी करता। क्या दिन, क्या रात, क्या पसीना, क्या खून, उसे कुछ भी अंदाजा न रहता। जब सब लोग काम छोड़ के चले भी जाते ना, तब भी वो बस काम में ही जुटा रहता। धीरे धीरे बांध तो बनता जा रहा था जी, लेकिन वो साधारण बांध न था। उस बांध के पत्थर बंजारे के प्रण के पत्थर थे, बंजारे की अचल प्रीत के पत्थर थे, जिसको उसने अपनी गाड़ी विरह से जोड़ा था। उधर बंजारन भी जब बंजारे के बारे में सुनती ना, तो उसके मन में एक टीस सी उठती। उसका जी चाहता कि वो दौड़ के जाए और बंजारे का हाथ पकड़ के कहे कि रहने दे बंजारे, हो गई शर्त पूरी। लेकिन वो जानती थी कि ऐसा करके वो बंजारे और उसकी प्रीत दोनों का ही अपमान करेगी। बंजारे से शर्त लगाने के कुछ ही दिनों बाद उसके पिता भी चल बसे। वो बिल्कुल अकेली हो गई और लोगों ने भी उसे खूब बुलाने दिए जी कि अपनी शर्त के लिए बंजारे को कैसा दुसा दुख सहाया।
लेकिन फिर भी वो अपनी शर्त से ना पलटी। उसके मन में कहीं ना कहीं एक भरोसा था कि बंजारे की प्रीत तो ऐसी असंभव सी शर्त भी जरूर पूरी कर देगी। जो भरोसा ना होता तो ऐसी शर्त रखती क्यों? बंजारन ने बंजारे के सामने ऐसी शर्त रखी क्यों? वो जेवर के व्यापारी की बेटी थी जी, जानती थी कि सोने में इतना भी घालमेल हो ना तो वो भी घाव करता है। बिना खरे सोने की परीक्षा के तो अंगुली भी अंगूठी में ना देते, फिर जिसको अपना सर्वस्व देना उसकी परीक्षा ना लेती। बंजारन की प्रीत बंजारे के लिए कम न थी, लेकिन वो बंजारे की प्रीत के खरे होने का प्रमाण चाहती थी। दूसरा कारण यह भी था कि बंजारा तो बंजारन की प्रीत में ऐसा बावला हुआ ना कि उसे तो अपने व्यापार व्यवसाय का ख्याल ही ना रहता। लेकिन बंजारन को तो उसके नमक लदे गधों की और उसकी होती बदनामी की चिंता थी। उसने सोचा ऐसा बांध तो बन ही जाएगा कि जिसपे जब नमक लदे गधे लेके निकलेगा बंजारा तो नमक गल के बहेगा नहीं। खुद बदनामी से कर बंजारे की होती बदनामी की चिंता करती थी बंजारन। वो तो बस बंजारे की आस लगाए सिसकती उसकी राह देखती रहती। जाच तारे बैरन आवे हिचकी, परदेसी चितारे बैरन आवे हिचकी, आवे हिचकी जे मने चाले हिचकी। आली जाच तारे बैरन आवे हिचकी, परदेसी चितारे बैरन आवे हिचकी। भावे न कंगन चूड़िया मने भावे न कंगन, भावे न कंगन चूड़िया ना पायल की झनकार रे। हर दिन सब कुछ सुना रे भरत, हर दिन सब कुछ, हर दिन सब कुछ सुना रे तू ही मारा सिंगार रे। आली जाच तारे बैरन आवे हिचकी, परदेसी चितारे बैरन आवे हिचकी। मन में रह बाज रे मारे मन में रह, मन में रह बाज रे थारे पायल की झनकार रे। थारे बिना सब कुछ सुना रे मारा, थारे बिना सब कुछ, थारे बिना सब कुछ सुना रे तू ही मारा संसार रे। आली जाच तारे बैरन आवे हिचकी, परदेसी चितारे बैरन आवे हिचकी। आवे हिचकी जी मने चाले हिचकी, आली जाच तारे बैरन आवे हिचकी, परदेसी चितारे बैरन आवे हिचकी। आली जाच तारे बैरन परदेसी चितारे बैरन, भागीला चितारे बैरन आवे हिचकी। बांध जी बनते ही बनते खूब प्रसिद्ध हो गया। और जब एक दिन बांध बन के पूरा हुआ ना तो बंजारा चला बंजारन के गांव उसको निवाले आने।
बंजारे ने बंजारन से गांव चलने का निवेदन किया। बंजारन तो बंजारे के बारे में पहले ही बहुत कुछ सुन सकी थी और सुनकर वो मन ही मन बहुत भावुक भी हो रही थी कि उसकी शर्त को पूरा करने के लिए बंजारे ने कितनी मेहनत की। लेकिन बंजारे को सामने देख के बोली, बंजारे तू कहीं शर्त तो नहीं भूल गया ना? तेरी शर्त और अपना प्रण दोनों याद है मुझे। बंजारन ने फिर शर्त दोहराई, जहां पाजेब की एक घुंघरी भी भीगी वहीं से लौट जाऊंगी। तू या कोई और मुझे रुकने या तेरे साथ चलने के बारे में एक शब्द भी ना कहेगा। ठीक, तू जैसा कहती है वैसा ही होगा। मैं तेरे मान की रक्षा अपने प्राण की बाजी लगा के करूंगा। तो ठीक, आज तुम यहीं रुको, आराम करो, सूरज उगते ही चल देंगे। बंजारा तो गांव में तो हलचल मच गई। सब बंजारे की एक झलक देखने को बावले होने लगे। कुछ तो बंजारे के साथ बंजारन के घर भी चले गए। बंजारन ने सब नौकर चाकरों को बुला के कहा, आज पूरे गांव के लिए बढ़िया पकवान बनाओ, सभी को खिलाओ। बंजारे के साथ पधारे लोगों की विशेष खातिरदारी हो, उनके रुकने और आराम का उचित प्रबंध भी हो। और हाँ, खान पान के बाद हमारी रीति रिवाज और संस्कृति के मुताबिक नाच गान और मनोरंजन का कार्यक्रम भी हो। अब बंजारन को किसी चीज की कमी तो थी ना। उसके नौकर चाकर झटपट जुट गए और सारे प्रबंध चटपट कर दिए। लोगों ने छक्के पकवान जोड़े और फिर खूब आराम किया और फिर रात भर नाच गान का कार्यक्रम चला। विदा कराने के लिए तैयार होने लगे और बंजारन भी सजने संवरने लगी। तानू तन दे देना, तानू दे देना, तानू तन दे देना, तानू दे देना, तानू तन न न दे देना, तानू तन न
तन तेरे ना तानुम तेरे ना तानुम तन तेरे ना तानुम तेरे ना। कैसा गजब खिला खिला तो बंजारन का रूप था जी, और उसके बाद पहनावा, ओह, नौ कली का घेरदार रंग बिरंगा छींट वाला घाघरा, चटक रंग, बड़े बड़े छापों और सितारों जड़ी झीनी झीनी लुगड़ी, कई रंगों की काचली, कांचली घाघरा लुगड़ी के किनारों पे जैसे जैसे सोने के तारों की सिवन हो, काचली के कस में लटकती सोने चांदी की घुंघरियां, गले में एक से एक जेवर, बाजू में बाजू बंद, कमर में कमर बंद, कलाई में कड़े और चूड़ियां, अंगुलियों में हीरे मोती जड़ी सोने की अंगूठियां, नाक में नथनी, कान में टोटी रिंग, माथे का बोल और पैरों की पाजेब। क्या सिंगार था, जिसकी जहां नजर पड़ जाए बस उम्र हिलगी रह जाए। तानुम तन तेरे ना तानुम तेरे ना तानुम तन तेरे ना तानुम तेरे ना तानुम तन नन तेरे ना तानुम तन तेरे ना तानुम तेरे ना। सुबह तो सब बंजारन के पहुंचने से पहले ही बांध के दोनों तरफ जमा होने लगे। सबकी आंखों में प्रश्न, क्या होगा जब बंजारन चल के बांध पार करेगी? क्या उसकी पगथली भीगेगी, पाजेब ना भीगेगी? क्या पाजेब भीगने पे भी बंजारन बंजारे के साथ चली जाएगी? क्या बंजारन लौट जाएगी? क्या बंजारा अपनी असफलता बर्दाश्त कर सकेगा? कहीं निराश होकर नदी में छलांग तो न लगा देगा? कहीं सदमे से खड़ा खड़ा मर तो न जाएगा? जब भीड़ ऐसे ही प्रश्नों में उलझी थी, सूरज बस आंख खोलने ही वाला था। पक्षी दाने की तलाश में उड़ते निकल पड़े थे। बंजारन भी धीरे धीरे बांध की तरफ बढ़ने लगी, और उसके साथ साथ वहां जमा हुए लोगों का उत्साह और बेसब्री भी बढ़ने लगा, और नदिया का पानी भी बंजारन की पगथल को छूने को बेताब होने लगा। धूम पानी 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 धूम पानी पानी धूम पानी पानी धूम पानी 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 धूम पानी पानी धूम पानी पानी। गगन सनीला कद धरती सधानी देखो नदिया का पानी। धूम पानी 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 धूम पानी पानी धूम पानी पानी। लगे अपना सजे से माँ की बोले बानी देखो नदिया का पानी। धूम पानी 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 धूम पानी पानी धूम पानी पानी। तेरी मेरी जिंदगानी है आनी जानी जैसे नदिया का पानी। धूम पानी 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 धूम पानी पानी धूम पानी पानी। बाकी जो रहे वो है प्रेम कहानी गाए नदिया का पानी। धूम पानी 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 धूम पानी पानी धूम पानी पानी। धूम पानी 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 धूम पानी पानी धूम पानी पानी। धूम पानी 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 धूम पानी पानी धूम पानी पानी। क्या होगा
पाजेब भीगेगी या नहीं? कुछ लोग तो आपस में शर्तें भी लगाने लगे, अगर पाजेब भीगी तो मैं अपने 4 जोड़ी घोड़े हार जाऊंगा, अगर पाजेब भीगी तो मैं एक खेत हार जाऊंगा, अगर पाजेब नहीं भीगी तो मैं 3 जोड़ी बैल हार जाऊंगा। जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी पाजेब भीगे, एक घुंघरी भी भीगी ना तो हार जीत का फैसला होगा। हाँ, जिसकी जैसी क्षमता वैसी आपस में शर्तें लगने लगी। बंजारन कदम दर कदम बांध की ओर बढ़ रही थी और जैसे जैसे उसके और बांध के बीच की दूरी घट रही थी, वैसे ही वैसे एक एक बालिश, उत्साह, बेसब्री और शर्तों का लगाना भी बढ़ रहा था। लोगों की आंखें बंजारन के मत से नैनों पे कब उसके पैरों की पाजेब और पाजेब में लटकती घुंघरियों पे अधिक टिकी थी। सोने की पाजेब और चांदी की घुंघरी बंजारन के कदम कदम पर छम 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 संगीत की बरसात। क्या उस संगीत की तारीफ में कहूँ और क्या उसे सुनने वाले कानों के नसीब के बारे में। और जब बंजारन ने बांध पर चढ़ने को उठाया पहला कदम तो थम गया संगीत। जाने कितनों की रुक गई सांस, जाने कितने रह गए देखते हो चक, जाने कितनों ने नहीं झपकी पलकी। पक्षी तो उड़ना छोड़ पेड़ों की डाल पे बैठ बंजारन की पाजेब को देखने लगे। चीलों को तो पेड़ों पे भी जगह न मिली, वो आसमान में ही ठिठक कर बस बंजारन की पाजेब और बांध पर से बहते पानी को देखने लगी। और जब बंजारन का उठा पहला कदम बांध पे धराया तो लगा कि वो बांध की सतह पे नहीं बल्कि पानी की सतह पर ही रुक गया। लोगों में शोर, उत्साह, बेतहाशा खुशी के झरने बहने लगे। लोगों के मन में शर्तों पे लगे गाय, बैल, घोड़े, भैंस, ना जाने क्या क्या यहाँ से वहां होने लगे। बंजारन कदम दर कदम बांध की ओर बढ़ रही थी, लेकिन बांध पर से बहते पानी की क्या मजाल जो उसके पाजेब की एक घुंघरी तक छूले। पत्थर को छूते शीतल पानी से बंजारन का रोआ रोआ खिलने लगा और हवा में उसके रोह से झरती गजब की खुशबू बह चली। बंजारे की बाँछें खिलके तो आसमान हो गई। उसकी भावना नदिया के पानी में घुल के बंजारन की पत्थर को धोने लगी और नदिया भी बंजारन की पाजेब के सुर में गुनगुनाने लगी। बाकी जो रहे वो है प्रेम कहानी, गाए नदिया का पानी। धूम पानी पानी पानी, धूम पानी पानी, धूम पानी पानी, धूम पानी पानी पानी, धूम पानी पानी, धूम पानी पानी। कहते हैं ऐसा बंजारा दोबारा न जन्मा और ऐसी बंजारन भी दोबारा कहीं ना हुई और ऐसा बांध भी कभी कहीं किसी ने न बनाया। बंजारा और बंजारन के प्रेम की निशानी वो बांध आज भी कायम है। लोग उसे बंजारा बांध के नाम से जानते। प्रेमी और प्रेमिका बंजारा बांध की कस्में खा के साथ निभाने के वायदे करते। बांध तो जी दुनिया भर की नदियों पे आज भी खूब बन रहे ना, पर उसे प्रेमी बंजारे न बना रहे। उन्हें तो सरकारें और कंपनियां बना रही।
अब पाजेब और उसके घुंघरू के भीगने की बात तो छोड़ो, अब तो गांव घर खेत तक का बचना मुश्किल हो रहा। वाकई समय तो बदल रहा, विकास की गंगा बह रही है दिन रात, डूब रहा है सुख चैन। साथी साचो बांध तो प्रेम रो बने साथी, ईट पत्थर रो नहीं जी, नहीं जी। प्रेमी जो प्रेम रो बांध बनाए, प्रेमी जो प्रेम रो बांध बनाए, तो साजनी की भीगे पगतल, साजनी की भीगे पगतल, पर पाजेब नहीं जी, पर पाजेब नहीं जी। साचो बांध तो प्रेम रो बने साथी। ईट रो बांध तो जाने कितने गाँव घर तोड़े, जाने कितने गाँव घर तोड़े। प्रीत रो बांध तो हिये को हिया से जोड़े, हिये को हिया से जोड़े। प्रेमी जो प्रेम रो बांध बनाए, प्रेमी जो प्रेम रो बांध बनाए, तो साजनी के डूबे बिरहा, साजनी की डूबे बिरहा, पर पाजेब नहीं जी, पर पाजेब नहीं जी। साचो बांध तो प्रेम रो बने साथी, साचो बांध तो प्रेम रो बने साथी, साचो बांध तो प्रेम रो बने साथी, रो बने साथी। साचो बांध तो प्रेम रो बने साथी, साचो बांध तो प्रेम रो बने साथी। शहर नहीं, पूरे पूरे देश मलबे के ढेर में बदल रहे हैं। जब लोकतंत्र के भेष में साम्राज्यवाद दहाड़ रहा है, पूरे पूरे देशों से लोगों को बेदखल करने की बातें हो रही हैं और अपने देश में मिलाने की महत्वाकांक्षी योजनाएं दहाड़ रही हैं। युद्ध की खबरें, अनुश्री मैम प्लीज सर को बुलाइए। यूट्यूबर्स के सेंसेशन चल रहे हैं, मुख्य मुद्दे गौड़ हो गए हैं। ऐसे कठिन समय में इतनी बारीक भावनाओं को समेटती हुई ये कहानी, ऐसा लगता है कि पत्थर के इस बियाबान खंडहरों के बीच में कोई नन्ही दो पत्तियां उग रही हैं जो बनेंगी एक विशाल वृक्ष। ऐसी सुंदर खूबसूरत कहानी लिखने वाले सत्यनारायण पटेल हमारे बीच में हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ सत्यनारायण जी को यहां आवाज दे रहा हूं। मैं यहां पर सादर बुलाना चाहूंगा युवा दंपत्ति, डॉक्टर, हमारे शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार की एक परंपरा के संवाहक जन्मेजय जामदार जी और अनुश्री जामदार जी को।
हमारे कलाकारों के सम्मान के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए सत्यनारायण पटेल जी को मैं बुलाना चाहूंगा। मैं निर्देशक द्वय से, प्लीज सर आइए, मैं निर्देशक द्वय से यह निवेदन करूंगा कि वे कलाकारों को लेकर कृपया मंच पर आए, जिससे हम इन प्रतिभावान कलाकारों का परिचय करा सकें। सर सत्यनारायण पटेल जी। एक और युवा दर्शक संवेदनशील जो हम लोगों को काफी हौसला देते हैं, हिमांशी जी हमारे बीच में मौजूद है, मैं उन्हें भी ससम्मान यहां बुलाना चाहूंगा। और जैसा कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि हमारे जो कुछ साथी आज आत्मिक रूप से हमारे साथ हैं, उनका परिवार हमारे बीच में है। मैं उस पूरे परिवार को बड़े स्नेह से आप सबकी तरफ से भावभीना आमंत्रण दे रहा हूं। हमारी बहू भावना, हमारे भैया गवनीश जी और बिटिया शुभी को कृपया वे भी मंच पर आए। मैं पात्र परिचय कराता हूं आपका। मंच परे मूल कथा आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी। इसका एक सशक्त हिस्सा संगीत राजवर्धन पटेल, नृत्य श्रीमती प्रगति पांडेय। यह हमारे देश, नगर, प्रदेश की शान है, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है, बहुत ही जीवट के हैं प्रगति पांडेय जी। इस तरफ आप। गायन मंडली में थे राजवर्धन, प्रगति, मनीष, सानवी और विधान। कला निर्देशन माला गार्गी शंकर। रूप सज्जा मनीष तिवारी, संगीता चौहान। वेशभूषा अंशिका सालवार, कविता सिंह। मंच सामग्री दिव्यांश चौधरी, शितांशु पॉल, अंशिका सालवार। तबले पर थे और ढोलक पर अक्षय अवस्थी। परकशन प्रगति पांडे। डफ पे थे संतोष राजपूत। प्रचार प्रसार विक्की तिवारी, मयंक रावत। सहयोग दे रहे थे दिलीप झाड़े, राजेश वर्मा, ईशानी मिश्रा रोहरा, गौरव रोहरा, आशीष वाल्मीकि, कार्तिक नामदेव, अंशित, जितेंद्र पटेल, पलाश, प्रभा जादव, माला गार्गी शंकर। और मार्गदर्शन था अरुण पांडे, नवीन चौबे और तपन बैनर्जी साहब का। मंच पर जो लोग थे, बंजारन अंशिका सालवार, बंजारा शितांशु पॉल। कोरस में जो महिलाएं थीं वे कविता सिंह, डॉक्टर संगीता चौहान, स्नेहा श्रीवास, पूर्णिमा सिंह। कोरस में जो पुरुष थे, ग्रामीण में मनीष तिवारी, दिव्यांश चौधरी, उदित मिश्रा, यश श्रीवास, भूपेंद्र दाहिया। इस संवेदनशील खूबसूरत कथा का नाट्य रूपांतरण जिसने किया, उसी ने इसके संवाद लिखे, उसी ने इसके गीत लिखे। इन गीतों की धुन भी उसने बनाई और सूत्रधार के रूप में वो हमारे साथ थी अलंकृति श्रीवास्तव। और इस पूरी माया को रचने वाले मायावी जादूगर निर्देशक द्वय प्रगति विवेक पांडे। मैं यश और ईशानी जी से यह निवेदन करूंगा कि कृपया वे यहां पर आएं और सत्यनारायण पटेल जी के बारे में हम बताएं। ये और इनकी प्रतिभाशाली बिटिया पूजा। पूजा कहां है? कृपया मंच पर आए।
कहां है? पूजा एक रंगकर्मी है और ये 4 दिन का वक्त लेके इंदौर से केवल हमारे समारोह के लिए आए हैं, आप सबके प्यार की खातिर यहां पर आए हुए हैं। सत्यनारायण जी इतनी संवेदनशील कथा लिखने वाले हैं, और एक विरोधाभासी बात बता दे रहा हूं, ये पुलिस वाले हैं। इनका बिजू का ब्लॉग के नाम से एक ब्लॉग चलता है जिसमें बहुत ही सुरुचि संपन्न संवेदनशील रचनाएं रोज बरोज हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये हमारे साथ 4 दिन रहेंगे, हम इनसे खूब सारी बातें करने वाले हैं। ये देश के दिग्गज प्रतिभाशाली कथाकारों में शुमार होते हैं और बहुत सारा साहित्य इन्होंने दिया है और आगे भी ये देने वाले हैं। सबसे पहले हम आदरणीय सत्यनारायण जी के सम्मान के लिए डॉक्टर जन्मेजय जी से निवेदन करते हैं कि वे कृपया आए, मध्य मंच पर पहुंचे। सर पटेल साहब, डॉक्टर साहब, इनका अंग वस्त्र से सम्मान करें। श्री ब्रजमोहन आर्य जी, डॉक्टर साहब, ये एक खूबसूरत पेंटिंग है। ये शासकीय ललित कला महाविद्यालय का हमको विशेष सहयोग मिला है। इनसे 4 खूबसूरत पेंटिंग्स हमको इनके विद्यार्थियों ने बना के दी हैं, और कवर पेज पे जो एक बहुत ही शानदार पेंटिंग आप देखने वाले हैं वो देश के मूर्धन्य चित्रकार ब्रजमोहन आर्य जी की है, जो हमारे साथ है। इन्हीं के निर्देशन में वो बनी है। तो मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं कि सर को वो पेंटिंग भेंट करें। आदरणीय हिमांशी जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे निर्देशक द्वय का स्वागत आप करें और उन्हें भी प्रतीक के रूप में ये चित्र हम लोगों की तरफ से भेंट करें। हिमांशी जी। और ये हमारा परिवार जो हमारे साथ खड़ा है, गवनीश भैया कृपया मंच पर आए। बेटा प्लीज यहां आए। भावना जी आप आए। एक गंभीर बात जो भावनाओं से इतर व्यावहारिकता को लेके है। डॉक्टर अंशी जामदार जी से जब मेरी मुलाकात हुई और पूरे कार्यक्रम की संकल्पना हमने उन्हें बताई, तो उन्होंने हमें एक बात बताई कि हमारे जो 3 साथी गए हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक आकस्मिक व्याधि का रोल रहा है। जीवन शैली को लेके, बढ़ते तनावों को लेके हमारे साथ, और कोरोना जैसी बीमारी के बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जब हम लोगों को इस तरीके की दुर्घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, ये युवा डायबिटोलॉजिस्ट हैं, कि इन्होंने एक मुहिम शुरू की है, डायबिटीज की जंग, डायबिटीज से जंग हमारे संग, और एक अवेयरनेस कैंप वो चला रही हैं जिसमें वो जागृति फैलाना चाहती हैं। समाज के हर तबके तक जाने की उनकी योजना है, जिससे वो एक स्वस्थ बेहतर समाज दे सकें। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों से बात हुई है हमारी, इनका संदेश हमने उन तक दिया है, और बहुत जल्दी यहां पे भी वो अवेयरनेस कैंप लगने वाला है, और बाकी शहर के, देश दुनिया के, प्रदेश के सारे कैंपों में ये युवा डॉक्टर केवल कह के नहीं करके अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी। इन दोनों युवा डॉक्टर्स के लिए जोरदार तालियां। और मैं डॉक्टर अनुशी जी से निवेदन करूंगा, कृपया इस परिवार का अंगवस्त्र से हम लोगों का प्यार उन तक पहुंचाएं। प्रतिदिन एक परंपरा देश के राष्ट्रीय नाट्य समारोह में होती है कि नाट्य प्रस्तुति के बाद निर्देशक से संवाद होता है। जो सूधी दर्शक निर्देशक से सीधे कुछ संवाद या बातचीत करना चाहते हैं, लेखक से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, उसका एक सत्र होता है। दूसरे दिन आपाधापी बहुत होती है, तो हम लोगों ने तय किया है कि अभी
इस कार्यक्रम के औपचारिक समापन के बाद यहां पर हम बैठेंगे। आप में से जो लोग थोड़ा सा समय दे सके और निर्देशक से बात कर सके, हो सकता है कुछ कमी रह गई हो सकता है कोई आपके अच्छे सजेशन हो सकता है हौसला अफजाई करना हो, इससे निश्चित तौर पर टीम को फायदा मिलेगा। तो कल हम इस नाट्य समारोह की दूसरी प्रस्तुति सात्विक आर्ट सोसाइटी चंडीगढ़ की फिल्मिश लेकर आ रहे हैं। यह हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य पर आधारित है, हास्य का इसमें तड़का लगा हुआ है, बहुत ही पसंद आएगा। आप सभी अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को, रंग प्रेमियों को ज्यादा से ज्यादा यह संदेश पहुंचाएं और उन्हें यहां पर लेकर आएं। सीटें कम पड़ जाएंगी तो यकीन मानिए किसी को वापस नहीं भेजेंगे, हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू मैम।